अब उसका रोल क्या पूछ रहे हो? अतीक अहमद बोला कि अगर जिंदा रहा तो मैं इंतकाम लूंगा। असद को मारने वालों के घरों में मातम होगा। मेरा घर परिवार सब उजड़ चुका है। आज माफिया अतीक और अशरफ से पुलिस पूछताछ कर रही है और बदले में अतीक से किस तरह का जवाब मिल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। दोनों 4 दिन के लिए पुलिस के रिमांड में। ऐसे में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसमें अतीक का आईएसआई कनेक्शन तक सामने आया है। तो जानेंगे कैसे सिस्टम से बड़े हो जाते हैं ऐसे माफिया। आज महाबहस में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एसटीएफ की पूछताछ के दौरान भड़का अतीक अहमद। कहा बेटे को मार दिया, अब रोल क्या पूछते हो? जिंदा रहा तो बेटे की मौत का इंतकाम लूंगा। असद की डेड बॉडी लेने झांसी पहुंचे फूफा, वकीलों के साथ शव लेने पहुंचे रिश्तेदार। आईडी प्रूफ ना होने की वजह से हो सकती है देरी, कल हो सकता है असद का सुपुर्दे खाक। निकाय चुनाव को लेकर सीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। मेयर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर संभव। बैठक में मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद। मथुरा में अंबेडकर शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में जमकर पथराव। भारतीय गांव में भिड़े 2 पक्ष, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। शहर शहर किसकी शहर कितने मददगार। असद के एनकाउंटर के बाद कई बड़े खुलासे अब हो रहे हैं। असद दिल्ली में एक राजनेता के संपर्क में था, यह बड़ा खुलासा हुआ है। जब फरारी काट रहा था तो दिल्ली के एक राजनेता ने छिपने में मदद की थी। कई दिनों तक उस सफेद पोश से संपर्क में रहा था असद अहमद। असद बाद में दिल्ली से महाराष्ट्र भाग गया। पुणे में भी अबू सलेम के करीबी ने उसको पनाह दी थी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में वो कई दिन छिपा रहा। असद और शूटर गुलाम ने दिल्ली में पनाह ली थी। असद को पनाह देने वाला खालिद अतीक का करीबी रहा है। 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक खालिद के साथ था असद। और वहीं अतीक के आतंकी कनेक्शन के बाद अतीक से एटीएस ने पूछताछ की है, जिसमें अतीक से आईएसआई और यहां तक कि लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए बहुत से सवाल पूछे गए। पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर पूछताछ हुई। एटीएस ने हथियारों की सप्लाई को लेकर भी कई सवाल अतीक से पूछे। तो सवाल वही, किसकी शह पर अतीक ने खड़ा किया ये साम्राज्य? सिस्टम से बड़े आखिर कैसे हो जाते हैं ऐसे बाहुबली? अतीक को माफिया किसने बनाया? शुरू करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी में कानून का राज, एनकाउंटर पर क्यों सवाल? जो कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्रिमिनल्स को, गुनाहगारों को पकड़िए, अदालत ले जाइए, फैसला अदालत करेगी। पुलिस को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो पकड़े और गोली मार दे। एनकाउंटर में ये भाईचारा क्या है? एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसको सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? एनकाउंटर पर सवाल, विपक्ष क्यों लाल? जब से सरकार आई है फेक एनकाउंटर करा रही है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से बात कही थी और जो ये एनकाउंटर अब हुआ है कल, इससे बात प्रमाणित होती है। असद झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, मेरा पूरा विश्वास है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जिसे फेक कार्रवाई कहा जाए। लेकिन पुलिस अगर किसी भी अपराधी को पकड़ने जाएगी और वो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव के लिए जरूर कार्रवाई करेगी। अब बचाव करते हुए अगर सामने वाला उसमें ढेर हो जाता है तो उस पर आरोप लगाने का यह तरीका सही नहीं है।
कितने सवाल एक एक करके आपको दिखाते हैं आज चर्चा के दौरान कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हम एक्सपर्ट से आज टटोलने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं और ये पूछने वाले हैं शहर शहर किसकी शह, अतीक एंड फैमिली के कितने मददगार, कैसे ये माफिया यहां तक पहुंचा, किसकी शह पर माफिया अतीक ने खड़ा किया आतंक का इतना बड़ा साम्राज्य। साथ ही जानेंगे आखिर सिस्टम से बड़े कैसे हो जाते हैं इस तरह के माफिया और बाहुबली। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट से टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपीएसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी। उनसे हम जानेंगे असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ यश जी आपका न्यूज 18 पर। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये एनकाउंटर जो हुआ है असद और गुलाम का, उस पर आखिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? पॉलिटिकली भी उठ रहे हैं, ऐसे भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं जी लूप होल है, बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। कमेंट्स पर तो मैं रिएक्शन नहीं दे सकता। हाँ, अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इंक्वायरी करनी है और आपको जानकारी है कि सभी एनकाउंटर्स की बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल स्क्रूटनी होती है, तो उसका हम लोग जवाब देते हैं। उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। जो भी गाइडलाइंस हैं लीगल सिस्टम की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो और एनएचआरसी की गाइडलाइंस हो, लॉ में प्रोवाइडेड गाइडलाइंस हो, उनका सब हम अक्षरतः पालन करते हैं और सभी प्रकार के सवालों का जवाब भी देते हैं। जी जी। और जो पूछताछ अभी तक अतीक से हुई है उसमें आईएसआई कनेक्शन, मतलब एक आतंकी कनेक्शन भी क्या सामने आ रहा है अतीक का, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये गैंग्स जो है इनके वेपन के सप्लाई सोर्स, जो प्रयागराज पुलिस को इसकी जानकारी है कि पंजाब के वेपन्स के स्मगलर्स करते हैं और ये पंजाब के स्मगलर्स जो हैं ये फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अपने कंसाइनमेंट प्राप्त करते हैं। और उस साइड कौन कंट्रोल करता है इस प्रकार के ट्रेड को, ये आप सभी जानते हैं। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे देश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कनाइवेंस एस्टैब्लिश हो चुका है। जी जी जी। और असद और गुलाम के एनकाउंटर में जो हथियार मिले हैं उनकी काफी चर्चा हो रही है, क्या वो कुछ खास हथियार हैं? ये उन्हें कहां से मिले थे, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये दो विदेशी हथियार तो कल 13 अप्रैल को एनकाउंटर के समय ही बरामद हुए, जिसमें एक P88 वॉल्थर पिस्टल थी। इसका इस्तेमाल यूरोप में पुलिस एजेंसीज करती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। दूसरी वेपन एक रिवॉल्वर था जिसको द ब्रिटिश बुलडॉग का नाम दिया जाता है। ये ब्रिटिश बुलडॉग बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन इसका साइज बहुत ही छोटा है। ये पॉकेट में या बेल्ट के नीचे बहुत ही आसानी से छिप जाता है और इस प्रकार के वेपन्स बहुत ही रेयरली अवेलेबल है हमारे देश में, बहुत जल्दी नहीं मिलते। ये ब्रिटिश बुलडॉग तो मैंने पहली बार ही देखा है, इसका नाम पहले सुना था। ये इस प्रकार के वेपन्स जो हैं इस गैंग को अवेलेबल हैं और इनको ये सप्लाई हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है और इस गठजोड़ को भी तोड़ना आवश्यक है। वाकई ये बात अपने आप में बहुत चिंताजनक भी है और साथ ही सोचने का विषय भी है कि आप खुद बता रहे हैं कि ऐसा वेपन आपने भी फिजिकली पहली बार देखा, तो जिसकी पहुंच उतनी आसानी से अभी तक सिस्टम के अंदर भी नहीं है। 12वीं पास लड़का ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस पर फायर किया और शूट आउट में भी उसी वेपन का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, पूर्व एडीजी, राजेश पांडे जी पूर्व आईजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ है और साथ ही चर्चा में शामिल हमारे साथ उपेंद्र उपाध्याय जी भी हैं, हाईकोर्ट के वकील। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर एक तांगे वाला इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है, कैसे बन गया वो इतना बड़ा माफिया जिसकी पहुंच, जिसकी पावर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी। अब देखिए उसका आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, आईएसआई से लेकर लश्कर ए तैयबा। आप सोच रहे सीमा पार, देश की सीमा पार जो देश के दुश्मन देश हैं वहां से इसको हथियारों की सप्लाई हो रही थी, वहां ये सेटल तक होना चाहता था। प्रेम प्रकाश जी,
कैसे पहुंच जाते हैं ये माफिया, इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेते हैं? जिनको कहीं ना कहीं से शय मिलती रहती है या उनके जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि लगातार उनकी कमाई के जरिए बने हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक बड़े बिल्डर का भी नाम आया जिसमें काफी सारा पैसा वहां पर लगाया हुआ था अतीक का, और दूसरे बदमाश भी इस तरह के हैं जो इनके साथ संपर्क में रहते हैं और लगातार उनसे जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं, या तो डर से और या अपने पैसे को, 2 नंबर के पैसे को खपाने के लिए। अब इनके पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, साथ ही फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस जो इनके इस तरह के हैं कि लगातार किस न किस पावर पोजीशन में बने रहते हैं। जब भी इनके पास में कोई रेड वगैरह की गई या इनके बारे में कोई जांच वगैरह के लिए जब भी कोई अधिकारी जाते हैं तो पहले तो इनकी कोशिश होती है कि उसको किसी भी तरीके से उस क्षेत्र में आए, वो जा ही ना पाए, उसमें तरह तरह के आरोप लगा देना या अपने जितने भी इनके गुर्गे हैं उनको तरह तरह से ये जो है कहीं से मैनिपुलेट इस प्रकार से करेंगे कि उनसे फर्जी मुकदमे लिखा देना। अपने जो इनके ओपोनेंट्स हैं जिनका जो जमीनों का वहां पर धंधा चल रहा है, आप अतीक का देखेंगे कि पूरे प्रयागराज के आसपास की जमीनों जो कि हथियारों तक ले जाता है, पैसे तक ले जाता है, जमीनों से कब्जे को लेकर उसके बाद अगला लक्ष्य होता है कि कैसे बस राजनीतिक संरक्षण मिल जाए या राजनीति में हमें ही एंट्री मिल जाए या कोई हाथ रख दे हमारे सर के ऊपर, ताकि अब गली कूचे के गुंडे या फिर छोटे मोटे कब्जा करने वाले डीलर बनने के बाद अब हम आगे उस बड़ी बाहुबली की कैटेगरी में जा पाए। राजेश पांडे जी हमारे बीच में हैं, पूर्वाई जी। राजेश पांडे जी, आज हम बुनियादी तौर पर यही चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गली कूचे का गुंडा है, कैसे इतने बड़े माफिया के लेवल तक या स्तर तक पहुंच जाता है? आजकल काम है उसका जेब काटना, पर्स छीन के भागना, चेने झपटना, गिरफ्तार हुए अंदर चले गए, कितनी सजा होती है उसमें, बाहर आते हैं फिर अपराधियों के संपर्क में आते हैं। आस्था जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स प्रेम प्रकाश सर यहाँ पर हैं, उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रयागराज में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। आस्था जी, इस बात को समझिए कि कोई एक दिन में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता। सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सब उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, एनकाउंटर पे डिस्कशन हो रहा है, उसके साम्राज्य पर डिस्कशन हो रहा है। ये एक दिन का खड़ा किया हुआ साम्राज्य नहीं है, 40 साल में ये खड़ा किया हुआ साम्राज्य है। शुरुआत जैसा आपने बताया कि पिक पॉकेटिंग से, कोयले की छोटी मोटी दलाली से, रेलवे से कोयले की चोरी से, इससे शुरू हुई और धीरे 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 इसने अपने आप को, अपना कद बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने गैंग का साइज बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए इसने जो पहला काम किया वो 89 में जब ये इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो इसके सामने चांद बाबा नाम का एक वहाँ लोकल बदमाश था, बड़ा बदमाश था, बड़ा उसका रसूख था वहाँ पर। सबसे पहले उसको मारा। बताते हैं सैकड़ों राउंड गोलियाँ दोनों तरफ से चली थी और इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के पहले ही उसकी हत्या हो गई थी। तब ये विधायक हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जो छोटे मोटे अपराधों से उसने शुरू किया, छोटी छोटी गुंडई शुरू की, उसके बाद ज़मीनों पर कब्जा। प्रेम प्रकाश सर अच्छी तरह जानते होंगे कि पूरा धूमनगंज, करेली, खुलदाबाद, चकिया, ये जो इलाका है, इस इलाके में कौन सी गली और कौन सा मोहल्ला है जहाँ पर इनके लोगों ने मकान जबरन न खाली करा लिया हो, मकान इन्होंने जबरदस्ती कब्जा न कर लिया हो। बिल्कुल कहा जाता है कि 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 से 2 लाख में हड़प लिया करता था। जो पसंद आ जाए, जिस पर निगाह टिक जाए, जहां हाथ रखना हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लाख में हड़प लिया करता था और किसी की हिम्मत नहीं थी कोई चूं भी कर जाए। पुलिस में शिकायत करने जाएगा तो इनके लोग बैठे हैं, मुकदमा लेकर जाएगा, किसकी हिम्मत है कि इनके खिलाफ गवाही दे दें। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे खूबसूरत जगह इलाहाबाद में सिविल लाइंस थी। हम लोग वहाँ पले बढ़े, यूनिवर्सिटी में घूमे टहले। आज आप वहाँ चली जाइए अगर, तो आधा सिविल लाइंस इनके या इनके लोगों के कब्जे में है। बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे। बहुत इलाका है सिविल लाइंस, बहुत इलाका है, बहुत पहचान है वहाँ, बहुत ही खूबसूरत। जी। आप तो खुद भी प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ के गली कूचे को भी जानते हैं।
लेकिन बात यह है कि एक छोटा मोटा अपराधी, आप ये सोचिए शारदा प्रसाद जी, एक तांगा चलाने वाला है, कैसे उसने अपना गिरोह बनाया होगा? ये 2-4-5 दिन में तो हो नहीं जाता। चलो 4 लोग बैठते हैं, गिरोह बनाते हैं और कहीं लूट मार करने चलते हैं, उसके बाद कोई प्लॉट हड़प लेते हैं, कोई बड़ी जमीन हड़प लेते हैं, किसी के खेत पर कब्जा कर लिया, किसी का मकान पसंद आया, किसी की दुकान पसंद आई, कब्जा कर लिया। ये कोई 2-4 लोगों के बस की तो बात नहीं है। सिस्टम कैसे एंट्री ले लेता है ऐसे गिरोहों के बीच में? शारदा प्रसाद जी। जी आई कैन हियर। देखिए, छोटे जो बदमाश हैं उनको कुछ ना कुछ हथियार चाहिए होता है और कुछ ना कुछ उनको रुपए पैसे चाहिए होते हैं और लोगों के साथ चाहिए होते हैं। यही सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे म्यूचुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से बढ़ते जाते हैं। और जहाँ तक फॉरेन हथियार की बात है वो भी इसी कारण से आते हैं, क्योंकि ये क्लोज क्वार्टर इक्विपमेंट है और छोटी दूर तक मार करते हैं, पर बहुत ही लीथल मार होती है इनकी। तो इसलिए पॉकेट में रख सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं, उससे लोगों को डराया धमकाया भी जाता है और आवश्यकता होने से लोगों का काम तमाम भी किया जा सकता है। तो इस तरह धीरे धीरे गैंग बढ़ते जाते हैं और मुझे भी थोड़ी बहुत इनके बारे में इसलिए जानकारी है क्योंकि मैं भी उसी सिविल लाइन क्षेत्र से पला बढ़ा और आगे बढ़ा हूँ। तो शुरू से कुछ जानकारी रखी इनके बारे में इलाहाबाद में। तो ये देखा गया है कि इनको बहुत से राजनीतिक लोगों का भी आश्रय इसलिए मिल जाता है क्योंकि जब इलेक्शन की बात आती है तब इन्हीं के संरक्षण से वहाँ पर वोटरों को धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है। मैंने पूछा था कि सिस्टम की एंट्री कहाँ हो जाती है, ये राजनीति की एंट्री कहाँ हो जाती है? बस यही हो जाती है जहाँ चुनाव की बात आती है, जहाँ वोट चाहिए होते हैं कि भाई ये 2 गांव के वोट हमें चाहिए, ये 2 कॉलोनीज के वोट दिला दो। अब मिलेंगे कैसे जी? मान लिया 2 घर आपको वोट देते हैं तो 10 घर नहीं देते। ऐसे में इस तरह के लोगों की, बदमाशों की जरूरत पड़ती है। माफिया अब इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि अभी उस स्तर तक पहुंचा नहीं। इस तरह के बदमाशों की जरूरत पड़ती है जो छोटे मोटे हथियार के बल पर ऐसा टेरर या खौफ पैदा करके 8-10 घर 2 कॉलोनी के वोट जो है वो दिलवा दे। इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा वसूलने में भी यही उपेंद्र काम आते उपाध्याय हैं। जी भी हमारे बीच में है, हाईकोर्ट के वकील है जाने माने। उपेंद्र जी, एफआईआर दर्ज हो गई, चलिए चोरी लूटमारी की, कहीं कुछ कब्जा कर लिया, किसी ने हिम्मत करी तो एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज करा दी, और बड़ी किसी ने हिम्मत की ऐसे बदमाशों के खिलाफ तो भाई अरेस्ट होकर कोर्ट पहुंच गए, लेकिन छूट जाते हैं। लोग भी अगली बार कंप्लेन दर्ज कराने में हिचकते हैं कि भाई ये तो महीने 2 महीने में छूट कर आएगा और तब तो और अब बदमाशी दिखाकर बदला लेगा हमसे। देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि इसको लेकर के हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणियां की है कि गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन प्रोटेक्शन के बावजूद भी इनका क्रिमिनल्स का जो नेटवर्क है वो इतना हावी हो जाता है कि गवाह हिम्मत नहीं कर पाते हैं गवाही देने में, और वर्चुअली ये कई बार सिस्टम को हाईजैक भी कर लेते हैं। मेरा तो कहना यह है कि कुछ संरक्षण की वजह से, कुछ प्रलोभन की वजह से सिस्टम के जिन लोगों को इन पर सख्त कार्रवाई शुरू के दौर में करनी चाहिए थी वो भी कभी कभी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे जो है सिस्टम को हाईजैक करते हुए और जुडिशियल सिस्टम का भी फायदा उठाते हैं, गवाहों को गवाही नहीं होने देते हैं और इसकी वजह से शायद छूट जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरे भी अपराध करते जाते हैं। नहीं, गवाहों का मनोबल टूटता है, गवाहों को धमकाते हैं, पूर्व में हमने देखा है मर्डर भी हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन तो मिलती है गवाहों को। उस केस में क्या होता है? तब भी मुकदमे लटके रहते हैं, वहां क्या होता है? फिर कैसे कानून के साथ खिलवाड़ होता है? अब ये बात तो ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि अगर वो गवाहों के प्रोटेक्शन देने के बावजूद भी गवाहों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो मैं कहूँगा कि सिस्टम को चुनौती है, पूरे जस्टिस सिस्टम को चुनौती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए जो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर दे, और ऐसी स्थिति में बिना सख्त कार्रवाई के, बिना शासन के सख्त रवैये के ये संभव नहीं है कि इनको न्यायालय में सजा दिलाई जा सके, क्योंकि गवाहों को न्यायालय तक पहुंचाना, उनकी सकुशल गवाही कराना, उनको मुकदमे का अंजाम तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी भी तो शासन की ही है। बिल्कुल, और उमेश पाल ऐसे ही एक गवाह थे, ऐसे ही एक गवाह थे जिनके कारण अतीक अहमद को नींद नहीं आ रही थी। जो फोन कॉल से डिटेल मिली है उसमें बिरयानी खाते हुए असद को यही तो डांट कर कहा था अतीक अहमद ने कि मैं जेल में पड़ा हूं और तू वहां बिरयानी खा रहा है। और जब ये शूट आउट हो गया
तो उसके बाद शाइस्ता ने फोन करके जब नाराजगी जाहिर की कि बच्चे को या बेटे को नहीं घसीटना था इस मामले में, तो उस पर चिल्लाया अतीक और कहा कि असद की वजह से 14 साल बाद आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उमेश पाल का मर्डर कर दिया है, उसको रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया है, मैं 14 साल बाद चैन की नींद सो पाऊंगा। प्रेम प्रकाश जी हमारे बीच में है। प्रेम प्रकाश जी, ये तो बात रही, चले 4-5 लोगों का गिरोह था, बदमाश हो गए, हाथ में हथियार आ गया, एक गांव के 4 ब्लॉक के वोट दिला दिए, राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लगा। लेकिन अब जैसे ही राजनीतिक लोगों के बीच में उठना बैठना होता है तो इस तरह के बदमाशों को हथियार, पैसा और फिर बाहुबली खुद भी बनना होता है, तो वहां पे फिर राजनीतिक संरक्षण और इनकी साठगांठ कैसे चलती है? इस मामले में देखिए, अतीक के मामले में मैं बताऊंगा कि मैं पुलिस अधिकारी के रूप में तो अभी पिछले 3 वर्ष पहले गया था, लेकिन उससे पहले मैं रेलवेज में डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर जब प्रयागराज में गया पहली बार, तब इलाहाबाद कहते थे, वहां सारे सरकारी ठेकों में केवल अतीक का नाम आता था कि अतीक भाई से जिसकी पहचान है केवल उसी को ठेका मिलेगा, और जबरदस्त वसूली होती थी और ये खुलेआम होता था ये सब कुछ। ये अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा उस समय, तब मैं पुलिस में नहीं आया था। तो मेरे जो साथ के अधिकारी थे, जो रेलवे के अधिकारी थे, जब उनसे बात करते थे उनका स्पष्ट कहना था कि इसके बिना कहीं कोई ना ठेका ले पाएगा। अगर ठेका ले लिया, किसी ने स्क्रैप का माल उठा लिया, तो वो निकाल नहीं पाता था माल जब तक कि इनका कट वहां पर नहीं पहुंचता, इनकी जो हफ्ता वसूली पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद में अभी जो आप कह रहे हैं कि इनका 2-4 लोगों का गैंग नहीं, इनका जो इंटर स्टेट गैंग है वो रजिस्टर्ड गैंग था, इंटर स्टेट गैंग, जिसका नंबर है 227 नंबर। उसमें 150 से ज्यादा इनके पास बदमाश थे और लगातार जो बदमाशों की संख्या है वो नई नई पौध आती रहती, उनको ये शामिल करते रहते थे। किसी को भी सैलरी पे रख लिया, जमीनों के कारोबार में लगा लिया या कोई पार्टनरशिप दे दी, हल्के फुल्के लालच दिए और उनसे फिर ये क्राइम कराते। एक मिनट प्रेम प्रकाश जी, आपने कहा कि किसी को सैलरी पर रख लिया, हल्के फुल्के काम में लगा लिया, तो ये भी तो ये कोई व्हाइट कॉलर काम तो हुआ नहीं, वो भी एक तरह का बदमाशी रहा, या जिसका एम्बिशन होगा कि मुझे भी यही बदमाशी करनी आगे चल के? ऐसे आपने देखा होगा इनकी कंपनी, इन्होंने इनके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी थी इन्होंने, उसमें से जितना भी ये ब्लैक मनी है उसको व्हाइट बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम इनका चल रहा था। अभी जो अब हमने इनके सारे अकाउंट्स वगैरह खंगालने शुरू किए, इनकी जमीनों का पता लगाया, तो इसमें करोड़ों रुपए की करीब इनकी जो जमीनें हैं वो इनकी जब्त की गई, 14 की कार्रवाई की गई गैंगस्टर में। और ताज्जुब की बात है कि ऐसा है, ब्लैक शीप हर जगह है। पुलिस में भी मैंने देखा कई पुलिस अधिकारियों पर जो थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर कई बार कार्रवाई सख्त करनी पड़ी। जो राजूपाल के हत्याकांड में एक महिला भी उसमें घायल हुई थी जिनको गोली लगी थी, अब वो उसकी चश्मदीद साक्षी थी, वो गवाही दे रही थी, तो वो गवाही ना दे इसके लिए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके दामाद के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर अननोन पर्सन से इन्होंने मुकदमा लिखा दिया। और मुकदमा कैसे लिखा? जब उसकी जांच कराई गई तब वो एक्सपंज कराया गया, मुकदमा समाप्त कराया गया। माननीय विधायिका जी जो श्रीमती पूजा पाल है, उनके द्वारा पैरवी लगातार की जा रही थी। उसी बिल्कुल ये मतलब या तो इनकी गुंडागर्दी चलती रहे, जो आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसको ऐसे ही परेशान किया जाएगा, और फिर भी जो टस से मस नहीं होगा या तो वो मुकर जाए, रास्ते से हट जाए, या इनके साथ मिल जाए। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हाल उमेश पाल जैसा होगा। बहरहाल अंतिम हाल क्या होता है वो भी असद और गुलाम के रूप में सब देख चुके हैं। राजेश पांडे जी हमारे साथ हैं। राजेश पांडे जी, आरोप पुलिस पर भी लगते आए हैं, सवाल उठते आए हैं कि मान लीजिए किसी के घर पे कोई इसी तरह का माफिया कब्जा करना चाह रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, लोकल थाने में रिपोर्ट लेकर पहुंचे, हर बार कहते हैं कि हमें तो साहब ने भगा दिया, हमें ही उल्टा भगा दिया और कहा तुम पर मुकदमे लगा देंगे। देखिए आस्था जी, सिस्टम की जो बात अभी कही, उपाध्याय जी बात बता रहे थे कि साहब पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए, गवाहों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, पुलिस को प्रताड़ित लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं एक वाकया उपाध्याय जी को याद दिलाऊंगा, इलाहाबाद से ही होंगे ये, प्रयागराज से, कि एक बार बेल एप्लीकेशन सुनी जानी थी अतीक अहमद की, और एक के बाद एक 10 जजेस ने अपने आप को उस सुनवाई से अलग कर लिया। कारण किसी ने नहीं बताया, कारण शायद यही बताया जाता है व्यक्तिगत कारण से,
लेकिन क्या किसी को पता नहीं है कि ये किस कारण से ये सभी जजेस जो सुनवाई से अलग हो गए? ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि क्यों वो इस तरह की सुनवाई से साफ साफ अलग कहिए ना हुए सर, अब होंगे। तो सब कुछ साफ है। जान का डर सता रहा होगा, जान का खतरा सता रहा होगा। बस बात जब गवाह मुकर देखिए, गए उन्होंने नहीं या कहा मार है। दिए गए, कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिए गए, पुलिस ने जो फाइल सामने रखी जज साहब के, उसमें एक सबूत नाम की चीज नहीं, तो जज साहब क्या करेंगे? जान बचा के ट्रांसफर ले लेंगे। मैं वही साफ कह कहिए, रहा हूं आप कि तो कुछ भी उन्होंने छुपाने को अपने नहीं रह आप को- गया, जनता भी सब समझती है। अपने आप को अलग कर लिया। रही बात पुलिस के साठगांठ की, अब तो वो चीजें साबित हो गई हैं। अभी यहाँ प्रयागराज की पुलिस से कम 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले हटाए गए हैं, उनको पनिश किया गया है, कुछ को सस्पेंड किया गया है, कुछ को बर्खास्त किया गया है। कुछ जेल तो अधीक्षक ये भी कोई हैं, सिस्टम, कुछ जेल अधीक्षक भी हैं, और ये हाँ, जिन पर कार्रवाई हुई है बिल्कुल उत्तर प्रदेश इसमें। के अंदर, क्योंकि वो जेल में ऐसे ही माफियाओं की मदद कर रहे थे। जेल अधीक्षक हैं, जेलर हैं, जेल के कर्मचारी हैं। भाई वहां से बैठ के ये साबरमती के जेल से या कलकत्ता के जेल से, जहां अमित अग्रवाल को बुलवा के पीटा गया और उसके पेपर्स पे साइन कराए गए, वीडियो कॉल से बात हुई थी। कहां से आया ये मोबाइल? और ये सल्तनत, ये सत्ता, ये चलती रही और अनवरत चलती रही, 40 साल से चलती रही। कौन नहीं शामिल हुआ ये? और कोई एक दिन में इतना बड़ा माफिया नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल, कई दशक लग सिस्टम्स जाते में हैं। और ये इस बात कई की दशक बानगी लग है जाते हैं। कि 40 साल से अतीक अहमद, जिस पर सैकड़ों मुकदमे लगे होंगे, एक भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया। अब दोषी करार दिया गया, अब जाकर उम्र कैद हुई है। तो इसीलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का कितना बड़ा रोल है, इस पर भी चर्चा करनी है, इसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। शारदा प्रसाद जी हैं। शारदा प्रसाद जी, ऐसे जो माफिया होते हैं उनके परिवारों की बात करें। आज अतीक अहमद कह रहा है मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, उजड़ गया परिवार, मैं मिट्टी में मिल गया, सारी गलती मेरी थी, मेरे कारण मारा गया असद, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, असद की अम्मी से मुझे मिलवा दो। तो इनके जो परिवार की महिलाएं या बच्चे होते हैं, धीरे धीरे वो भी इसी माफियागिरी में, क्योंकि जिस तरह का पैसा, पावर और पोजीशन, धाक पैट सब कुछ देखते हैं, तो उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, ये जेलर, ये अधीक्षक सब तो मेरे पिता को सलामी ठोक रहे हैं, मैं भी हथियार उठा लूं। अबोध नहीं है। हाँ, इनमें से कोई भी अबोध नहीं है, कोई इनोसेंट नहीं है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो इस चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। और इस प्रकार का जो रोना चिल्लाना है या विलाप करना है तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी के परिवार का कोई नष्ट होता है, कोई मृत्यु होती है, तो रोना चिल्लाना स्वाभाविक है। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जब आप जाइएगा तो मालूम पड़ेगा कि पूरे परिवार का ही रसूख होता है। ऐसा नहीं कि केवल अतीक का ही रसूख रहा होगा, उनके चाहे पत्नी कहीं निकलें या उनके जो बेटे कहीं निकलें, तो बराबर का रसूख रखते हैं लोग, और उस रसूख से ही काम होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी हो रहा है वो एक सही लाइन में ही हो रहा है। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि रूल ऑफ लॉ हमेशा ही प्रिवेल करना चाहिए, और जो भी हो वो एक नियम कानून के हिसाब से ही होना चाहिए। जी। उपेंद्र उपाध्याय जी हाईकोर्ट के वकील हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूँ। आपको नीतीश कटारा हत्याकांड तो याद होगा, नीतीश कटारा और उनकी मां नीलम कटारा, वो अपने आप में एक इन्फ्लुएंशियल महिला थी और ब्यूरोक्रेसी से खुद भी ताल्लुक रखती थी। लेकिन आपको याद होगा जब ये हत्याकांड हुआ था, गाजियाबाद जैसा जिला, मैं खुद भी वहीं से आती हूँ, सैकड़ों वकील होंगे वहां पे, एक वकील नहीं था जो केस लड़ने को तैयार हो, एक वकील की हिम्मत नहीं थी जो इस केस की पैरवी करने को तैयार हो। मामला दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा इसी वजह से। ये बात सही है। ये अभी पांडे सर भी कह रहे थे, जो कि न्यायिक व्यवस्था में भी कुछ कमियां हैं, ये मैं नहीं इसको इनकार कर रहा हूं। और ये भी बात सही है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं या जिनका लंबा नेटवर्क है, वो इसको भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह है कि कहीं न कहीं से तो अच्छी शुरुआत हो। ठीक है, अगर प्रशासन ने अपने काम जिम्मेदारी से और सही आगे बढ़ने पर शुरू किया है तो शायद न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो, शायद लोगों के, वकीलों के भी मन में हिम्मत आए। लोग जो है सिस्टम में से जो अभी कह रहे थे कि साहब वो अपने को अब्सटेन करते हैं कि नहीं सुनेंगे, या वकील भी नहीं लड़ना चाहते हैं, शायद ये भी कारण हो। डर, घूम फिर के वही डर, उसी माफियागिरी का डर, ये है कि उसके पावर, पोजीशन, पैसे का डर और राजनीतिक संरक्षण का डर, या यूं कह लीजिए कि इतनी सारी चीजें एक तरफ और राजनीतिक इज इक्वल टू राजनीतिक संरक्षण। जहां ये है वहां अपने आप पावर, पैसा और सलामी ठोकने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं।
प्रेम प्रकाश जी, अब चूंकि चर्चा हम काफी देर से कर रहे हैं और मुझे डिबेट क्लोज भी करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अब अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर जैसे कनेक्शंस की बात हो रही है, तो बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश का एक तांगा चलाने वाला पहले यूपी में टेरर फैलाया, इंटर स्टेट गैंग्स की कहां तक इसकी इन्वॉल्वमेंट रही उस पर अभी उतनी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हथियार, लश्कर और आईएसआई और पाकिस्तान में जाकर सेटलमेंट, ये तो बहुत लंबी बात हो गई। कनेक्शंस और पहुंच कहां तक पहुंच गई ऐसे लोगों की, तो मुझे लग रहा है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अब यूपी से ऊपर जाकर होगी। इसके आप देखेंगे कि जब भी प्रयागराज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के प्रयास हुए, चाहे वो एनए जो सीए के दौरान जो आंदोलन हुए उसमें इसके आदमियों की बड़ी भूमिका थी। जिन दिनों में वहां गया तो तब आंदोलन चल रहा था, तो मैं देखता था कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ये शहर में गरमाने की कोशिश करते थे। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 6 माह पहले भी इन्होंने यही प्रयास किया, वहां पर पथराव किया पुलिस के ऊपर, तो काफी सख्त एक्शन जब करना पड़ा और काफी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की, तब जाकर वो मामला शांत हुआ। तो इनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि प्रयागराज में कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करते रहे। जी। रही बात असलहों की, असलहे का इनका ये जो कनेक्शन है, बहुत सारा यूपी में आप देखते होंगे कि पहले बहुत सारे केसेज है जो हुए, जैसे रामपुर में सीआरपीएफ पर हुआ अटैक, अभी आपने देखा कि कल ही जो सजा हुई है दशाश्वमेध घाट पर हुआ, अयोध्या जी में हुआ, ये तमाम जो कनेक्शन है ये इनके नेटवर्क पर बहुत सारे लोग हैं जो इनसे मिलते जुलते रहते हैं। चलता है कि स्टेट से बाहर जाके किस तरह के नेटवर्क के संपर्क में थे जो सीधे तार आतंकियों से जोड़ते हैं। राजेश पांडे जी, असद अहमद और गुलाम के पास से वो पिस्टल्स मिली हैं जिसका जिक्र अमिताभ यश भी अभी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने ही उसको पहले सुना था, उसके बारे में पता था, लेकिन आमने सामने से मैंने पहली बार देखा। तो आप सोचिए कि एक 12वीं पास लड़का इस साल जिसकी शादी होने वाली है, अभी अपराध में जिसने डेब्यू ही किया है इतने बड़े शूट आउट कांड से, एक तरह से जिसको लॉन्च कहा जाता है जरायम की दुनिया में, उस तक पहुंच गई वो पिस्तौल। पता चलता है इनका नेटवर्क कहां तक है। बिल्कुल, इनके नेटवर्क के कनेक्शन के बारे में कभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अमिताभ यश साहब ने बताया कि इनके पास वॉल्थर की पिस्टल मिली, और वो जो दूसरी रिवॉल्वर की बात वो बता रहे थे जो उन्होंने पहली बार देखी, मैंने तो आज तक नहीं देखी है, लेकिन वॉल्थर की पिस्टल मैंने एक गैंग के साथ मुठभेड़ में कलकत्ता में बरामद की थी। बबलू श्रीवास्तव की एक गैंग से मुठभेड़ हुई थी, एसटीएफ की ही मुठभेड़ हुई थी, पार्क रोड में हुई थी, दिन में हुई थी, उसमें वॉल्थर की पिस्टल हमने देखी थी। और उस समय लगता था कि यूपी पुलिस ने पहले कभी वॉल्थर की पिस्टल बरामद नहीं की है। तो मतलब आप ये सोचिए कि कितनी रेयर है और कहाँ से ये आई होगी, कैसे मिली होगी ये, जिसको यूएस की इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल करते हैं जिस असलहे को, उसको लाने के लिए कितना दिमाग लगाया गया होगा, उसको कैसे भीतर तक लाया गया होगा। बीच तो बिना में कनेक्शन किस के तरह तो ये के संभव नहीं है। गैंग्स या कह लीजिए नेटवर्क्स के संपर्क में रहा गया होगा, और तब भारत में प्रयागराज में एक असद अहमद के वो हाथ में आई होगी जिसने इतना बड़ा शूट आउट कांड किया, और उसके बाद पुलिस पर भी उसी पिस्तौल से फायर किया जब एनकाउंटर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये कि अतीक अहमद 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, परिवार और असद का नाम सुनकर वो रोज जरूर पड़ता है, लेकिन धमक अभी गई नहीं है। बार बार कह रहा है कि मेरे बेटे को तो मार डाला, अब मुझसे रोल क्या पूछ रहे हो, मैं छूटूंगा या मैं जब छूट करके बाहर आऊंगा तब गद्दी की गर्मी निकाल दूंगा। आप समझ रहे हैं, मूंछों पर ताव देकर जब पेशी पर आता था, और जो अकड़ पुलिस वाले देखा करते थे जब असद को बतौर आरोपी छूने पर भी वो झिड़क के अलग कर दिया करता था, वो धमक अभी गई नहीं है। परिवार बिखर चुका है, बेटा मर चुका है, 2 बेटे बाल गृह में है, एक पहले से जेल में है, पत्नी फरार है, एक का जनाजा निकलने वाला है। वो असद कह रहा है कि मुझे छूटने दो, किसने मेरे बेटे को गोली मारी है, बाहर आके इंतकाम लूंगा। तो आप सोचिए, इस तरह के लोग 40 साल से जरायम की दुनिया के सरताज समझे जाने वाले आज जब खाक बराबर हो चुके हैं तो फिर भी अकड़ नहीं गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जिस भाषा को समझता है उसका जवाब उसको उसी भाषा में देना चाहिए। मां बहस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एसटीएफ की पूछताछ के दौरान भड़का अतीक, कहा बेटे को मार दिया, अब रोल क्या पूछते हो, जिंदा रहा तो बेटे की मौत का इंतकाम लूंगा। अतीक के फतेहपुर लेकर जा रही है पुलिस की टीम। असद की डेड बॉडी लेने झांसी पहुंच